हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो है कंप्लीट करवाया। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख ले। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। क्लियर सभी को? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूलपात है किसके, बताइए। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण जो है किसके ब्राह्मण मूलपात है? सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या यजुर्वेद के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यजुर्वेद के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। यजुर्वेद की दो शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुल्क यजुर्वेद हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद आपका तैत्रीय ब्राह्मण है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। पूछा गया, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष रिक्त स्थान का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, कितने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 26 लाख का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, जिसकी प्रथम संधि के अनुसार कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। क्लियर है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिए। ठीक है, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना जो है स्वीकार किया था। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एनफील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को जो है एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों के उपयोग पर आपत्ति थी, जिसका कारण जो है गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ जो है एनफील्ड राइफलों को लादना था। ठीक है, जिससे हिंदू व मुसलमान दोनों को जो है धर्म भ्रष्ट होने का भय था। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। 1815। ठीक है, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन में महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाती हो आत्मीय सभा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा तथा वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा वर्ष 1915 में न्यूयॉर्क में फ्रिंथिस्कस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? चेर, पांड्या, राजपूत या चोल? तो इसका राइट आंसर हो जाता है राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा उसके बाद। दक्षिण भारत पर चेर, चोल व पांड्य वंशों ने शासन किया था, जबकि राजपूतों ने उत्तरी भारत के राजस्थान, दिल्ली, पंजाब एवं मध्य प्रदेश आदि पर जो है शासन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई, बताइए। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना आपकी
31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय थे। गरम दल के प्रमुख तीन लाला लाल बाल पाल में से एक थे। ठीक है, इन्हें जो है पंजाब केसरी कहा जाता था। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, सातवां नंबर है उलगुलान, यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा था बताइए। उलगुलान महाविद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिरसा मुंडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसका। 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी के पहाड़िया विद्रोह को लेकर जो है 1857 के गदर के बाद भी जो है आदिवासी संघर्षरत रहे। ठीक है, सन 1894 से 1900 तक जो है बिरसा मुंडा का महाविद्रोह यानी कि उलगुलान चला। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से, गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, असम से नहीं गुजरती है। ठीक, इतना याद रखिएगा। तो 1, 2 और 4 आपका सही होगा। ठीक है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, कौन से सही सुमेलित, आंदोलन है, सत्याग्रह है और संबंधित व्यक्ति दिया गया है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध आपका महात्मा गांधी से, सही बात है। ठीक है, और उसके बाद है अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह या आंदोलन जो है मोरारजी देसाई से नहीं संबंधित है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह आपका वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, यानी कि पहला और जो तीसरा दिया गया सिर्फ यही राइट है। ठीक है, दूसरा वाला राइट नहीं है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 10वां नंबर। उत्तर दीजिएगा, अटेंशन क्या हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी किया कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक छत्र अधिकार दिया था। बताइए किसने दिया था। तो रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को जो है 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसी फरमान को जो है चार्टर अधिनियम यानी कि राजकीय अधिकार पत्र कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर। उत्तर दीजिएगा, अटेंशन होगा। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है। बताइए। तो यह कहलाता है आपका 52वां समानांतर दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है 52वां समानांतर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्य तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों बीटी कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसका। बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थोरिनजिएंसिस से जीन निकालकर निर्मित किया गया है। ठीक है, इस जीन को जो है क्राई 1AC नाम दिया गया है। यह कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, बीटी की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो कुछ विशिष्ट कीटों को समाप्त करने में सहायक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका साथियों 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो आपका राइट आंसर है साथियों कोयना नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा ताप्ती या तापी और साबरमती और नर्मदा आदि जो नदियां है खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, कोयना नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर।
उत्तर दीजिएगा आइटम। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग चोटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी शिलांग चोटी, इतने याद रखिएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा आइटम होगा भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है बताइए? तो भूटिया जनजाति आपकी पाई जाती है साथियों सिक्किम राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित आपका एक पर्वतीय राज्य है। इसकी राजधानी आपकी गंगटोक है, ठीक है। भारत के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाती है रक्षा व्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो? राज्य रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, यह रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों का अनुदान, अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय जो है इसमें शामिल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, उत्तर दीजिएगा राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है क्या बताइए? राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है आपका NNPFC, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो भारत की आय जो है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 और 68 में किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान? बताइए कौन से देश का जो है संसार में धान उत्पादन के स्थान में जो है दूसरा स्थान आता है? तो इसका आंसर हो जाती हो भारत का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। FAO के अनुसार भारत का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कानपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर शहर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला शहर आपका महोबा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? NRIGP का पूर्ण रूप क्या बताइए? NRIGP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRIGP का पूर्ण रूप होता है साथियों आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत आपकी 2 फरवरी 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है 21 है 21 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 22 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में रिक्त स्थान द्वारा शामिल किया गया था, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान सभा में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शामिल किया गया था। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 23 है 23 नंबर, क्या देगा? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? बताइए पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत जो है ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा? पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम सभा के सदस्य पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी जो है
तंत्र की नदियां हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी जो है तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां आपकी देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। देखिए, हिमालय नदी तंत्र की तीन प्रमुख नदियां तंत्र में विभाजित की जाती है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है? गंगा नदी तंत्र दिया गया है, तो गंगा नदी तंत्र आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दो और आपका तीन होगा, तो तीन तो दिया नहीं गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी आता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर करो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात की अगर बात की जाएगी तो द्रव्यता अनुपात आपका हो जाएगा यहाँ पे चालू अनुपात, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात आपका चालू अनुपात कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 26 नंबर, उत्तर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? यदि एक जीव यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों को काटा जा सकता है तो उस जीव को कहते हैं क्या? तो उस जीव को कहते हैं आपका द्विपार्श्व सममित। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? कुल चालू परिसंपत्ति और चालू देवताओं का अनुपात जो है चालू अनुपात कहा जाता है, इसे जो है द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है। क्लियर होगा इसके बारे में? सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा असम असममित, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? कुल चालू परिसंपत्ति और चालू देवताओं का अनुपात चालू अनुपात कहा जाता है, ठीक है, यानी कि करंट रेशियो कहा जाता है। इस द्रव्यता इसे जो है द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, अटेंशन का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर, ठीक है। 27 नंबर है, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है, ठीक है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग जो है रिक्त स्थान पर गर्म किया जाता है। कहाँ गर्म किया जाता है, कितने डिग्री पे? एक मिनट, नहीं, तो आपका यही वाला राइट होगा, ठीक है, डी वाला इसमें राइट होगा। द्विपार्श्व सममित, ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट होगा। क्लियर है सभी को? जब एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उस जीव को जो द्विपार्श्व सममित जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मानव हो गया, कीट हो गया, ऑक्टोपस आदि हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसका 27 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का, ठीक है। क्या देगा? पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग जो है कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो इसको जो है गर्म किया जाता है साथियों आपका 15 से 30 डिग्री सेकेंड के लिए, 70 डिग्री पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? हाँ या ना? पाश्चुरीकृत विधि में दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है 15 से 30 सेकंड के लिए जो है उबाला जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें उपस्थित सभी जीवाणु जो है मर जाते हैं। ऐसे दूध को बिना उबाले भी जो है उपयोग किया जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण बताइए। अग्निशामक का सही उदाहरण क्या है? तो अग्निशामक का सही उदाहरण आपका होता है CO2। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस अग्नि का समर्थन नहीं करती तथा हवा से भरी होती है, अतः जब इसे किसी ज्वाला पर फुहारित किया जाता है तो यह गैस उस ज्वाला के आसपास का स्थान घेर कर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है तथा इस प्रकार यह अग्नि का शमन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 29 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो बर्फ का पिघलना है, ठीक है। बर्फ का पिघलना आपका एक भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। बर्फ के पिघलने में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल बर्फ H2O अपनी अवस्था परिवर्तित कर द्रवित जल यानी कि H2O बनाता है, अतः यह आपका एक भौतिक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखो, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए आपका उदाहरण नहीं है। तो एक शोर के लिए आपका उदाहरण जो दिया गया यहाँ पे संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि जो है आपका शोर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।